वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। आपको बता दूं, समाजशास्त्र का एक टॉपिक है जहां से परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। आपको बता दूं, जब आप BA 4th सेमेस्टर में होते हैं तो सोशियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होता है। सोशियोलॉजी में आपको पढ़ना होता है भारत में विकास की समस्याएँ जो सामाजिक हैं और जो खास करके मुद्दे हैं वो, ठीक है, यानी जो भारतीय सामाजिक समस्याएं हैं वो सोशल इश्यूज़ एंड सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको जानना होता है। आपको बता दूं, उसी प्रॉब्लम्स में से अपराध भी एक प्रॉब्लम्स ही है भारतीय समाज का। और अपराध एक अपराध नहीं है, एक अपराध है, एक बाल अपराध है और एक श्वेत व्यसन अपराध है। इसके अलावा एक अपराध और है, उसको बोलते हैं साइबर अपराध, जो आजकल हैकिंग वगैरह को लेकर के जो अपराध होते हैं, मतलब जैसे किसी का नेटवर्क हैक कर लिया, किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी का जीमेल अकाउंट हैक कर लिया। तो इस प्रकार के जो एक प्रकार से चीज़ें हैं वो सब एक प्रकार से साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। हालांकि BA 4th सेमेस्टर में अपराध से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है और लगभग यहाँ से आपके 15 नंबर जो है तैयार होने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका 15 नंबर एकदम से आपके जेब में मान करके चलो, ठीक है, ये रिजर्व हो जाएगा आपका। तो आइए उसी 15 नंबर को बचाने का प्रयास करते हैं। ये क्लास 1 है जिसमें हम अपराध से रिलेटेड समस्त प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, इससे पहले जियोग्राफी का वान थ्यूनेन वाला मैंने बता दिया था, कृषि का जो उन्होंने बताया, वान थ्यूनेन नहीं, डी विटलेसी महोदय के द्वारा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो और भी टॉपिक्स जो अच्छे होंगे उसको मैं कवर करवा दूंगा। तो आप सभी लोगों को बस प्यार देना इस वीडियो में। बाकी तो मैं आपको एकदम से आप मान करके चलो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के पास अगर आप आए हैं तो कुछ अच्छा ही आप लेकर के जाएंगे। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपराध की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले अपराध की ही परिभाषा आपको देनी है। तो अपराध की परिभाषा की अगर बात की जाए तो अपराध जो है, देखिए, साधारणतः अपराध की परिभाषा वैधानिक दृष्टिकोण से की जाती है। वैधानिक माने क्या होता है? कानूनी दृष्टिकोण से। अपराध के दो पहलू होते हैं, कित कौन कौन से? एक पहलू तो होता है आपका कौन सा? विधिक, यानी जो यहाँ पर लिखा वैधानिक जिसको कहते हैं, जिसको कानूनी कहते हैं वो। दूसरा होता है सामाजिक तरीका, ठीक है। तो जो वैधानिक तरीका है और जो सामाजिक तरीका है, सामाजिक तरीके के या सामाजिक जो अपराध होता है, जो समाज के नियम कार्यकलाप, समाज के जो मापदंड होते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो वो होता है सामाजिक अपराध। लेकिन जब कानून के अंदर जो धाराएं होती हैं उन धाराओं का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता है तो वो होता है कानूनी अपराध। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे एक समाज में एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना या एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करना क्या है? एक प्रकार से जातीय मूल्यों के खिलाफ है, मतलब एक प्रकार से सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समाज इसको इजाज़त नहीं देता लेकिन कानून इसको इजाज़त देता है। तो कानून जो है एक प्रकार से, आजकल तो कानून ही एक प्रकार सर्वे सर्वा है। अब सामाजिक नियम रीति रिवाज कुछ मायने नहीं रखते हैं। लोग सामाजिक रूढ़ी रीति रिवाजों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, सामाजिक मापदंडों को एकदम से चुटकी बराबर गिन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे जो कि सामाजिक अपराध हों लेकिन कानूनी अपराध ना हो, कुछ ऐसे मुद्दे जो कानूनी अपराध हों और सामाजिक अपराध ना हो। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा दो पहलू होते हैं अपराध के। अब इलियट और मैरिल इन दोनों ने सामाजिक अपराध के बारे में बताया। कहा कि समाज विरोधी व्यवहार जो समूह के द्वारा अस्वीकार किया जाता है और जिसके लिए समूह जो होता है, सामाजिक समूह जो होता है, वो दंड की व्यवस्था भी करता है, उसी को अपराध के नाम से हम परिभाषित करते हैं या उसी को हम अपराध कहते हैं, ऐसा बताते हैं। अपराध की परिभाषा को देते हुए इलियट और मैरिल सामाजिक अपराध के बारे में। लेकिन आप देखिएगा, आपको बता दूं, लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखिए, यहाँ पर देखें, वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध की परिभाषा इस समय वर्तमान में अगर आप देखें तो मानी जाती है। और इस दृष्टिकोण से या इस दृष्टिकोण के अनुसार वह समस्त आचरण या कार्य अपराध हैं जिन्हें कार्य मतलब जिन्हें करने से वह रोकता है और जिसके लिए दंड भी निर्धारित किया जाता है। मतलब खास करके जो कानून होता है, जो एक प्रकार से विधि होती है, वो विधि वह कार्य करने के लिए मना होता है कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो इसके लिए इस प्रकार के दंड का प्रावधान है, वो पहले से पता होता है। लेकिन फिर भी जानबूझ करके व्यक्ति वो काम करता है और जब वो काम करता है तो उसको दंड मिलता है, ठीक है। देखिए, पहली परिभाषा दी गिलिन और गिलिन महोदय ने।
गिलिन और गिलिन महोदय कहते हैं कि वैधानिक दृष्टिकोण से अपराध जो होता है पृथ्वी के नियम के विरुद्ध एक घातक कार्य है। पृथ्वी के नियम के विरुद्ध एक घातक कार्य अपराध होता है। अगर आप पृथ्वी के नियम के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से अपराध है और वो घातक है, ऐसा बताया गिलिन और गिलिन ने। जबकि माउरर महोदय कहते हैं कि एक अपराध वैधानिक पहुंच के अनुसार नियम विरोध में कोई कार्य है। मतलब अगर कोई नियम है कानून के हिसाब से, ठीक है, तो उसी मतलब वैधानिक पहुंच के अनुसार, मतलब कानून के हिसाब से कोई नियम बनाया गया है और उन्हीं नियमों का अगर आप विरोध करते हैं तो आप एक प्रकार से अपराध कर रहे हैं, ये बताया माउरर महोदय ने। जबकि टेफ्ट महोदय आते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है तुम लोगों ने जो बताया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी भी सुन लो। तो माउरर और गिलिन कहते हैं कि हाँ भैया तुम बताए दो जो बतावे खोए। तो टेफ्ट महोदय बड़े गदगद बाड़ी में कहे लगे कि वैधानिक ढंग से अपराध जो होता है नियम द्वारा बनाया गया एक दंडनीय कार्य होता है। मतलब एक ऐसा कार्य जिसको आप करेंगे तो आपको दंड मिलेगा और ये बनाया गया है वैधानिक ढंग से, ठीक है, वही अपराध होता है, ऐसा बताया टेफ्ट महोदय ने। लोगों ने टेफ्ट की बातों को भी एक प्रकार से गौर से सुना और कहा ठीक है भाई टेफ्ट महोदय तुमने सही बात बताई। इसके बाद में आते हैं सदरलैंड और ग्रीसे। सदरलैंड और ग्रीसे जो है एक प्रकार से ये वैधानिक तरीके से या विधि को ज़्यादा जानने वाले व्यक्ति हैं। सदरलैंड और ग्रीसे कहते हैं कि अपराधी आचरण अपराधी अधिनियम के विरोध में आचरण है। मतलब अपराधी जो है, अपराधी आचरण जो होता है वो अपराधी अधिनियम, मतलब अपराधी अधिनियम जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड या कोई भी देश का कोड हो सकता है पिनल कोड, तो उसी अपराधी अधिनियम के विरोध में आचरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वही आचरण अपराधी आचरण कहलाता है। और ये अपराधी आचरण कौन अपनाता है, इसका अपनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपराधी कहलाता है और उसके द्वारा किया गया काम अपराध कहलाता है। तो ये हो गया कानून के हिसाब से दी गई परिभाषा। लेकिन समझते हैं सामाजिक विद्वानों ने जो समाज शास्त्रीय अवधारणा चुकी है अपराध एक, तो अपराध को सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्रीय परिभाषा में बात की जाए तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से वही सारे कार्य अपराध होते हैं जो सामाजिक आदर्शों, सामाजिक आचरणों, सामाजिक नियमों के विरुद्ध होते हैं, जिन्हें असामाजिक यानी जो है एन सोशल आचरण बोला जाता है, ठीक है, एंटी सोशल आचरण बोला जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार का आचरण होता है समाज जो समाज विरोधी कार्य होता है, समाज के जो आदर्श होते हैं, जो नियम होते हैं, जो आचरण होते हैं, उनके विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो वो। इलियट और मेरिल इसी की प्रतिपुष्टि करते हैं, पुष्टि करते हैं, प्रतिपुष्टि नहीं पुष्टि करते हैं। कहते हैं कि अपराध एक असामाजिक आचरण की भांति व्यक्त किया जाता है जिसको समूह तिरस्कृत करता है और जिसके लिए यह दंड निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, समूह ही दंड की व्यवस्था भी करता है। जो सामाजिक समूह होते हैं, अगर कोई व्यक्ति उस सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करता है तो यही सामाजिक समूह क्या करते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ दंड के बारे में बताते हैं कि भाई आपके लिए आपने ये काम किया तो आपके लिए इस प्रकार के दंड की व्यवस्था है। इलियट ने जब ये परिभाषा दी तो वेस्टरमार्क का दिमाग थोड़ा चकराया। वेस्टरमार्क सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, कैसे जो है इनसे आगे निकला जाए इलियट और मेरिल से। तो इलियट और मेरिल की बातों को गहनता से पढ़ा और उससे पहले उन्होंने और भी विद्वानों की परिभाषाओं को सुना। वेस्टरमार्क जो है विवाह के बारे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से वेस्टरमार्क का नाम बड़ा फेमस है। तो वेस्टरमार्क महोदय बड़ी गदगद बाड़ी में उछल उछल करके कहने लगे कि रीति रिवाज और कानून नैतिक धारणाओं पर आधारित होता है। कौन सा, रीति रिवाज जो होता है और कोई कानून जो होता है वो नैतिक धारणाओं पर, मतलब कि वो मोरल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं पर आधारित होता है, ऐसा वेस्टरमार्क कहते हैं। और अपराध अपराधी के आचरण के ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें अपराध माना जाता है। मतलब अपराध अपराधी आचरण के ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अपराध माना जाता है। और खास करके रीति रिवाज और कानून जो होते हैं नैतिक धारणाओं पर आधारित होते हैं और इन्हीं नैतिक धारणाओं के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो अपराध कहलाता है। वेस्टरमार्क कहने लगे। वेस्टरमार्क की परिभाषा को लोगों ने कुछ समझ गए, लोग कुछ नहीं समझ पाए। तो मिचेल और एडेलर कहे कि ठीक है भैया तू सब जो परिभाषा दे तो ठीक है, हमारो सुन लियो। तो कहीं हाँ भैया तू बताओ। तो मिचेल और एडेलर जो है कहे लगे कि अपराध वह आचरण है जो अपराधी संहिता के द्वारा वर्जित है। अपराधी संहिता मतलब होता है एक किताब है, एक ऐसी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कार्य करेंगे तो उसके लिए कौन सा दंड मिलेगा। तो अपराधी संहिता, संहिता एक किताब का टाइप की होती है। तो वो सामाजिक नियमों की एक ऐसी किताब जो कि एक प्रकार से जिसमें अगर उसमें लिखी गई बात कि भाई अगर आप चोरी करोगे तो आपको ऐसा दंड मिलेगा, तो उसमें जो चीज़ करने के लिए नहीं बताया गया अगर आप उसको करेंगे तो वो अपराध माना जाएगा। तो ये हो गए मिचेल और एडेलर। सभी की परिभाषाओं को आप लोगों ने भी सुना, जाना और समझा।
अब आप अपनी परिभाषा भी बना सकते हैं। कोनो जरूरी नहीं कि नहीं विद्वान बड़े विद्वान है, तू सब विद्वान नहीं हो, आपो सब बहुत बड़ा विद्वान हो, तो टेंशन कोनो ले का आवश्यकता है नहीं। 2-3 विद्वान के परिभाषा पढ़ो, फिर अपनी एक परिभाषा अपन 2-3 विद्वानों के अनुसार थोड़ा थोड़ा बात निकाल के अपन एक परिभाषा बना लीन करो। मतलब कि 4-5 विद्वानों की जब आप परिभाषा पढ़ लेते हैं तो आप इतने योग्य हो जाते हैं कि आप अपनी एक परिभाषा अपराध की दे सकते हैं। तो ये तो रहा भैया अपराध। अपराध तो जाहिर सी बात है आपके समझ में बिल्कुल आएगा हो, ठीक है। अपराध के बारे में आपको बताऊं तो अपराध के कई कारण होते हैं, जैसे कि शारीरिक बनावट के कारण लोग अपराध करते हैं। बहुत सारे लोग वंशानुगत की उनके बाप दादा अपराधी थे तो वो भी अपराध करने लगे। एक कुछ मानसिक कारण होते हैं, इसके कारण लोग अपराध करते हैं। कुछ आर्थिक कारण, मतलब गरीबी है इस कारण से अपराध करते हैं। तो कई कारण होते हैं। हालांकि अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे अपराध के 4 सिद्धांत हैं, मैं आपको बता दूं। पहला सिद्धांत है जो है प्रेत शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत, तीसरा है भौगोलिक संप्रदाय का सिद्धांत और चौथा है समाजवादी सिद्धांत। तो एक प्रकार से अपराध के जो शास्त्रीय सिद्धांत है, यानी जो दूसरा सिद्धांत है वो फेमस सिद्धांत है और उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में आता है। अपराध आपके समझ में आ गया होगा, समझते हैं। तो अपराध के शास्त्रीय सिद्धांत को संक्षेप में बताइए, अथवा बैकेरिया का अपराध के कारण संबंधी सिद्धांत संक्षेप में बतलाइए। तो बैकेरिया एक विद्वान है, उनके द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया, इसीलिए बैकेरिया का अपराध का जो उन्होंने कारण बताया, सिद्धांत बताया, खास करके उन्होंने जो खास करके शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बताया अपराध का, समझते हैं उसको। इस सिद्धांत का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ और इसके प्रमुख समर्थकों में बैकेरिया और जर्मी बेंथम, इसके अलावा फ्यूअरबेक, इन 3 लोग थे। ये 3 लोग और भी विद्वान थे। ये सिद्धांतवादी सुखवादी दर्शन से प्रभावित व्यक्ति थे, मतलब ये भोगवाद को विश्वास रखते थे, मतलब जितना ज़्यादा जीवन सुखी हो। बेंथम वगैरह तो आपको बता दूं सुखवाद या भोगवाद की कल्पना करते हैं, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा शरीर मिली है तो शरीर का इंजॉय करने के लिए मिली है, ठीक है, ये लोग मानते हैं। और इस दर्शन की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे मिलने वाले दुख और सुख का हिसाब लगाता है कि इसमें इस कार्य में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा। मान लेते हैं आप अगर परीक्षा की तैयारी करोगे तो इसमें कितना सुख है और कितना दुख है, ये पहले से निर्धारित कर लेता है व्यक्ति। तो कोई कार्य करने से पहले ही इस सिद्धांत में यह निर्धारित कर लिया था कितना सुख मिलेगा कितना दुख मिलेगा, और वही कार्य करता है जिससे उसको सुख मिलता है। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे उसको दुख की प्राप्ति हो। तो कहीं ना कहीं पे ये भोगवाद का जो सिद्धांत है ये सुख को ढूंढता है, ठीक है, कि मनुष्य का जीवन मिला तो सुख, मतलब कि जीवन को एंजॉय करने के लिए मिला है, ठीक है, घास छीलने के लिए नहीं मिला है, एंजॉय करने के लिए मिला है। लेकिन अब क्या होता है, लोग चाहते हैं कि हम घास छीलें, हम गन्ना छीलें, कोई नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी कैसी, जो कि क्या होता है कि मान लेते हैं आप गरीब हैं तो आप गन्ना छीलना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जब तक इंटर तक पढ़ा हूं तो पहले मैं 10, 12, 15 पूरा गेंद जो था गन्ना का जो होता था उसको मैं छील करके बढ़िया से आ जाता था। उसके बाद में फिर जाता था 10-12 पूरी जो है डेली का ही नियम था। 10-12 भैंस थी हमारे यहाँ पे, तो टाइम लगता 10 बजते स्कूल पहुँचता था। डेली प्रार्थना में लेट हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं पे ये होता है, घास छीलने शाम को जैसे आओगे तो चरी बरी भी बहुत कम बोई जाती थी उस समय, घास वगैरह ज़्यादा छीलने का प्रचलन था, हरेरा उखाड़ने के लिए भेजा जाया करता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो लोग नहीं चाहते हैं कि उसको उस किसी काम में दुख मिले, लेकिन लोगों को दुख मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे जो सुखवादी सिद्धांत में बेंथम, बकेरिया और फ्यूअरबेक महोदय हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं पे भोगवाद को एक प्रकार से अपनाया। और एक अपराधी भी अपराध इसीलिए करता है ताकि उसे अपराध करने पर दुख की तुलना में सुख अधिक मिले। मतलब बैंक अगर लूटे तो बैंक लूटे तमाम पैसे वही पाइन, इंजॉय करें खूब, लेकिन वो बदियन जब पकड़ जाते तो फिर पुलिस दबोचत है, मारा जाते हैं अलग से, दंड अलग से मिलत है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब दुख मिलता है। लेकिन अपराधी किस मानसिकता से अपराध करता है, वो चाहता है कि मैं सुखी रहूँगा, सुख करूँगा, ठीक है, सभी लोग यही चाहते हैं, लेकिन बाद में वही दुख का कारण बनता है। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम इटली के अपराध शास्त्री बैकेरिया महोदय ने प्रस्तुत किया। और अपराध के प्रति बैकेरिया की धारणा के मूल आधार क्या क्या थे उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। तो पहली बात, बैकेरिया महोदय कहते हैं कि अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख, मतलब जो भोगवाद या जो एक प्रकार से जो भोगवाद का सिद्धांत है खास करके यूरोप की कंट्री से उठा, वो अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख, मतलब जितना सुखी रह सके जीवन उतना, पहला। दूसरा,
लोग एक प्रकार से अपराध के प्रति जो धारणा अपनाते हैं। दूसरी बात, अपराध करते समय व्यक्ति दुख की तुलना में सुख का अधिक अनुभव करता है और सुख प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति अपराध करता है। तीसरा, जैकेरिया महोदय कहते हैं कि अपराध का अर्थ है समाज को हानि पहुंचाना और क्षति की मात्रा ही अपराध की मात्रा निर्धारित करती है। कितना क्षति हुई और उतना ही अपराध वो होता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने 10 रुपये चुराए तो उसके लिए अलग प्रावधान है। अगर आपने 10,000 चुराए या फिर 20,000 चुराए या 1 लाख चुरा ले तो उसके लिए अलग से आपको दंड मिलेगा। हालांकि चोरी के लिए एक ही व्यवस्था है, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको और थोड़ी कड़ी सज़ा मिल जाए, चूँकि आपने ज़्यादा चुराया है, आपको मुआवजा देना पड़े। ठीक है, मुआवजा देना भी एक दंड ही है। जैसे रेलवे स्टेशन में बिना टिकट के आप अगर पकड़ जाओगे तो क्या होगा, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अगर आप मुआवजा दे देते हो तो आप बच जाते हो, नहीं तो आप जेल काटो। ठीक है, ये चीज़। चौथी बात वो बताते हैं, दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं वरन अपराध निरोध होता है। अतः आपको बता दूं कि अपराध की अगर बात की जाए, दंड इतना दिया जाए कि अपराध से मिलने वाले सुख की तुलना में वह अधिक हो। मतलब ये लोग बताते हैं कि भाई भले ही उसने अपराध किया है, लेकिन अपराध उसने सुख प्राप्त करने के लिए किया है, इसीलिए ज़्यादा दंड नहीं देना चाहिए किसी व्यक्ति को। मतलब अपराध उसने किया तो जितना उसने सुख सोचा था कि भाई 10 दिन हम सुख से खाएंगे, तो उसको 15 दिन के लिए दुख दे दो कोई। मतलब कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही दुख दे दो। जितना सुख, मान लेते 10 ग्राम सुख की इच्छा कर रहा था, तो आप उसको 15 ग्राम जो है दुख दे दो, तो एक प्रकार से वो दंड हो गया अच्छा खासा। तो ये लोग बताते हैं दंड अपराध के अनुपात में ही दिया जाना चाहिए, ये भी ये लोग स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये है भाई कौन सा, ये है शास्त्रीय सिद्धांत दंड का, मतलब अपराध का। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं वरन बनाए जाते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा सदरलैंड के अपराध संबंधी सिद्धांत को संक्षेप बताइए। सदरलैंड जो थे अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं ये, और आपको बता दूं इनकी पुस्तक है अपराध के सिद्धांत। अपराध के सिद्धांत में इन्होंने विस्तार से अपराध की वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करी है। सबसे पहले ऐसा करने वाले सदरलैंड ही हैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया था सदरलैंड के बारे में। ठीक है, सदरलैंड की अगर बात की जाए तो इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत करी अपराध की, और इन्होंने अपराध का कारण अपराधी लोगों से संपर्क माना है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है और वो आपराधिक लोगों के गिरोह में चला जाता है तो वो अपराधी बन जाता है। जैसे कि अजय देवगन को आप देखिए दिल जले मूवी में, वो अपराधी होते नहीं हैं, लेकिन समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा इतना प्रताड़ना पा जाते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, तो अपराधी बने हैं और गिरोह में चले गए, तो अपराधी लोग जो पहले से आतंकवादी हैं वो लोग एक प्रकार से अपराधी हैं, वो उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको करना है, सारी चीज़ पूरा सिस्टम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यही बात सदरलैंड भी स्वीकार करता है। सदरलैंड कहता है कि अपराध पर 1939 ईस्वी में विधेयक या विभिन्न संपर्क का सिद्धांत प्रस्तुत किया इसने, और इसने अपराध को दो व्याख्याएं के रूप में दो व्याख्याएं बताई अपराध की। पहली बताई परिस्थिति संबंधी व्याख्या और दूसरी बताई जन्म संबंधी ऐतिहासिक व्याख्या। मतलब एक तो परिस्थिति से एक प्रकार से लोग अपराध करते हैं, दूसरा एक प्रकार से वो जन्म से ही कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसके कारण से वो अपराध करता है। ठीक है, परिस्थिति संबंधी व्याख्या में अपराध को परिस्थितियों का प्रतिफल माना जाता है। उदाहरण के लिए एक नौकर घर पर मालकिन के अभाव में उसके आभूषण चुरा लेता है, और इसका अर्थ यह हुआ कि मालकिन की अनुपस्थिति में नौकर ने क्या किया, नौकर को चोरी करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान हो गई, और ऐसी स्थिति में उसने देखा कि भाई सामान रखा हुआ है, मालकिन है नहीं, मालिक है नहीं घर पे, और उसने सामान चुरा लिया। तो एक परिस्थिति क्रिएट हुई, एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई चोरी करने का दांव मिल गया। एक ये होता है चोरी करने, मतलब कि मन नहीं था चोरी करने का, लेकिन चूंकि कोई है नहीं, सामने रखा है। कहा नहीं जाता कि भाई अगर चीनी जीभ पर रखी हुए, अगर शुगर यानी चीनी आपकी जीभ पर रखी है और आप उसका स्वाद न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं पे मन बदल जाता है एक लोगों को देख करके। तो वो पहली बात जो ये हो गई आपकी। ठीक है, और दूसरा है आपका जो स्थिति बताई उन्होंने बताई ऐतिहासिक या जन्म संबंधी व्याख्या। अपराध को उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखती है। इसका तात्पर्य है कि आपराधिक कार्य परिस्थिति के परिणाम स्वरूप नहीं किया गया है, वरन वह एक लंबे समय से सीख का परिणाम है। मतलब वह गिरोह में काम करता है और वो अपराध सीखता है कि अपराध कैसे करना है। जो व्यक्ति ने
अपराधी लोगों के संपर्क में आकर सीखा है काम और उसके बाद में किया है, तो वो एक प्रकार से वो हो गया ऐतिहासिक या जन्म संबंधी अपराध की व्याख्या। तो दो टाइप से इन्होंने बताया अपराध। एक तो ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो जाती है कि अपराध लोग कर देते हैं, दूसरा ऐसी सिचुएशन मतलब कि पहले से ही लोग अपराध करना सीखते हैं, उसके बाद में फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले प्लान बनाते फिर योजना को एक प्रकार से लागू करते हैं। और सदरलैंड जो है इसी मत को स्वीकार करते हैं, खास करके जो मानसिकता एक प्रकार से कई सारे लोग मिल करके प्लानिंग कर करके और अपराध करते हैं, मतलब जन्म संबंधी जो ऐतिहासिक धारणा है उसको सदरलैंड स्वीकार करते हैं। और सदरलैंड मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अपराधी व्यवहार अपराधी प्रतिमानों के संपर्क में आकर के अपराध करना सीखता है, ऐसा सदरलैंड कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है बाल अपराधी की विशेषताएं बतलाइए। बाल अपराधी क्या होते हैं? बच्चा जब कोई अपराध करता है तो वो बाल अपराध है। मैं आपको वैसे सरल बता दूं, अपराध जो होता है जब कोई वयस्क करता है तो वो होता है अपराध, लेकिन जब कोई बच्चा वही काम करता है तो होता है वो बाल अपराध। बाल अपराध की परिभाषा इलियट और मैरिल ने बड़ी अच्छे तरीके से दी है। कहा कि बाल अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज विरोधी व्यवहार करता है और ऑर्डिनेंसों का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करता है। ठीक है, और बाल अपराध के कई कारण होते हैं, जैसे कि स्कूल का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, मदिरा अगर पीने लगे शुरुआत में, अश्लील साहित्य अगर उनको उनके सामने परोसा गया, शिक्षा अगर उनको ऐसी मिली तो वो लोग एक प्रकार से ऐसा करते हैं। ये सब सामाजिक कारण है। इसके अलावा शारीरिक और जैविकीय कारण भी होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। और बच्चों को खास करके जब बच्चों को अपराधी बना दिया जाता है, अपराधी हो जाते हैं, तो उसके लिए कई व्यवस्था है। जैसे कि बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए ब्रोस्टल विद्यालय होता है। ब्रोस्टल विद्यालय जो होता है 16 से 21 वर्ष के बाल अपराधियों को उसमें रखा जाता है और यहाँ बालकों को इस प्रकार से सुधारा जाता है और उनमें परिवर्तन लाया जाता है, उनके क्वालिटी में, उनके चीज़ों में, उनकी प्रकृति में परिवर्तन लाया जाता है और वो अपराधी एक प्रकार से मानसिकता को त्याग देते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। एक होता है रिमांड गृह, एक होता है ब्रोस्टल, एक होता है रिमांड गृह। रिमांड गृह क्या होता है? बाल अपराधियों को सुधार करने के लिए जो पकड़ा जाता है बाल अपराधी, कोई व्यक्ति बच्चे ने चोरी की तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, तो फिर उसको रिमांड होम भेज देते हैं, न्यायाधीश के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस की हिरासत में उसको नहीं रखा जाता है और एक विशेष सदन में, एक विशेष घर में उसको रख दिया जाता है। उसी को रिमांड गृह या रिमांड सदन के नाम से जाना जाता है। अब बाल अपराधी की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं? सस्मैन ने बाल अपराधी की कई सारी विशेषताएं बताई है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली विशेषता है जो किसी कानून या धारा का उल्लंघन करे वो बाल अपराधी, सबसे पहली बात। दूसरी, जो आदतन रूप से स्कूल से भागता है बच्चा वो भी बाल अपराधी है। तीसरा, जो जानबूझकर चोरों, दुष्चरित्रों और अनैतिक व्यक्तियों की संगति करता है वह बालक भी बाल अपराधी है। संगत से गुणावत है, संगत ही से गुड़ जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ अपवाद भी इसमें, जैसे कि अगर एक बोरा आलू है उसमें 4 आलू अगर सही है तो सारा बोरा तहार चौपट। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़ जाए। अब ये मत कह देना रहीमदास का दोहा करके कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो वैसी उत्तम प्रकृति जैसी रहीमदास बताते हैं वैसी उत्तम प्रकृति बहुतों की नहीं होती है, किसी किसी की होती है। तो अगर इतनी उत्तम आपकी प्रकृति है कि आप पर कोई विष का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इतने आप अच्छे हैं कि आपके अंदर कम से कम 15-20 लोगों की बुराई समाहित हो जाती है, इतना आप अच्छाई करते हैं, तो फिर आप एक प्रकार से आप संगति कर सकते हैं। बाकी संगति का ज्वर जो होता है, कुसंगत का ज्वर आपने पढ़ा भी होगा, बहुत भयानक होता है। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। मित्रता निबंध आप पढ़े रामचंद्र शुक्ला जी का, उसमें उन्होंने कहा कि कुसंग का ज्वर जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। कहते नहीं है कि कुसंगत मतलब मित्र अगर मिल गया कुसंगी मतलब बेकार मित्र, तो आपका जीवन एकदम से मान लीजिए बेकार ही चला जाएगा। चौथा, जो सुधार से परे हैं बच्चे वो बाल अपराधी। पांचवी विशेषता होती है जो अपने संरक्षकों मतलब कि माता पिता के नियंत्रण से बाहर होते, माता पिता का कहना सुनना नहीं मानते वो। छठे, बालक जो सुस्ती या अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं वो। सातवें प्रकार के मतलब सातवीं विशेषता ये है बाल अपराधी की कि जो अपने को इतना बिगाड़ता या मतलब बिगाड़ता है बच्चा कि अपने या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, वो भी बाल अपराधी है। इसके अलावा आठवीं विशेषता है जो ऐसे लोगों के घर जाता है जिनकी समाज में निम्न प्रतिष्ठा है, वो भी एक प्रकार से बाल अपराधी माने जा सकते हैं। निम्न प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं कि उसके पास धन कम है, ना,
उसकी वो चूँकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके यहाँ पर नहीं जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसी बात नहीं निम्न प्रतिष्ठा का तात्पर्य यहाँ पर आप पैसे से लगा रहे, नहीं, पैसा डोंट मैटर यहाँ पर। अगला, जो सार्वजनिक स्थानों में आदतन रूप से नीच, फूहड़ और गंवार भाषा का प्रयोग करते हैं वो। 10वां, जो आदतन रूप से रेलवे स्टेशन पर घूमते रहते हैं बिना काम के। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थानों या स्कूल में अनैतिक व्यवहार करते हैं वो। 12वीं, वे बालक अपराधी कहे जा सकते हैं, बाल अपराधी, जो अपने को अवैध व्यवसायों में संलग्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं ये एक प्रकार से बाल अपराधी होते हैं और ये विशेषता है बाल अपराधियों की। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर, समझे। अपराध और बाल अपराध दोनों में कानून का उल्लंघन होता है, चाहे अपराध बच्चा करे चाहे बड़ा करे, अपराध तो अपराध होता है। और दोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज विरोधी होते हैं, कानून विरोधी भी होते हैं, और दोनों से सामाजिक और व्यक्तिगत हानि भी होती है। इतना होते हुए भी अपराध और बाल अपराध में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको बताऊं क्या, पहला अंतर आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। पहला अंतर क्या है, अपराध और बाल अपराध में मौलिक अंतर होता है सबसे बड़ा अवस्था का, आयु का, एज का, यानी कि वो बड़ा होता है जो बाल अपराधी होता है वो छोटा होता है, और जो वयस्क अपराधी होता है वो बड़ा होता है। मतलब अपराधी बड़े होते हैं, 18-21 साल से बड़े होते हैं। 18-21 साल से छोटे जो अपराधी होते हैं वो बाल अपराधी होते हैं। हालांकि अलग अलग देशों में 18, अलग अलग देशों में 16, किसी देश में 22, किसी देश में 21, अलग अलग देशों में बाल अपराधियों की जो सीमा है वो फिक्स की गई है, ठीक है। और अपराध वह समाज विरोधी क्रिया है जो वयस्कों के द्वारा किया जाता है। बाल अपराध एक खास आयु के बच्चों के द्वारा किया जाता है। यह आयु भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग होती है, ये बात ध्यान रखिए, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है महोदय, दूसरा अंतर आप देखेंगे, एकदम से विश्वास नहीं मानिएगा कि ये भी अंतर हो सकता है, लेकिन आइए चर्चा करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, दूसरा अंतर है बाल अपराध जो होता है अपराध की पहली सीढ़ी होती है, जबकि अपराध जो होता है बाल अपराध की अंतिम सीढ़ी होती है। मतलब कि छत है और छत में सीढ़ी लगा दो, पहला सीढ़ी चढ़ो मतलब बाल अपराधी, और लास्ट सीढ़ी चढ़ाओ तो जान लो आप पक्का अपराधी को सातिर हो गए काम में। अधिकांशतः ऐसा देखा गया कि वयस्क अपराधी बचपन में किसी न किसी प्रकार के समाज विरोधी कार्य कर चुके होते हैं, और उसी कारण से वो जब बड़े होते तो भी वैसे कार्य करते हैं। तीसरा अंतर ये है, दोनों में ही कानून का उल्लंघन होता है। अपराध में वयस्कों के द्वारा होता है और बाल अपराध में अल्पवयस्कों के द्वारा या अवयस्कों के द्वारा अपराध होता है। अपराध दोनों में होता है। चौथा अंतर आप ये लिखेंगे, बाल अपराध में छानबीन करने से सरलता रहती है। बाल अपराधी चूँकि पकड़ जाते हैं जल्दी, क्योंकि बाल जो होते हैं वो सुलभ होते हैं, उनको डरा धमका करके, उनको फुसला करके उनको एक प्रकार से लाइन पर लाया जा सकता है। सुलभ स्वभाव उनका निश्चल होता है, और इसी कारण से बालक सभी कुछ बिना भेदभाव के बता देता है। और वयस्क अपराधों में अपराधों की खोजबीन में अत्यंत ही जटिलता रहती है, और इस कारण से तथ्य सामने नहीं आ पाते, क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो सातिर होते हैं, वो योजना बना करके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पाँचवा, और इसीलिए पुलिस वगैरह उसको कम जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। पाँचवा जो होता है अपराध और बाल अपराध में अंतर, वो है बाल अपराधी जो होता है, बाल अपराध की घटनाएं ताज़ी होती हैं, अतः घटनाओं की शीघ्र ही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। परिवार, पड़ोस, मित्र, खेल के मैदान, सहपाठी और अध्यापकों के द्वारा ही बालक के बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, और तुरंत जो है पता लगा लेंगे कि बालक की मानसिकता कैसी है, तुरंत उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और जबकि वयस्क अपराध की घटनाएं जो होती प्राचीन होती हैं, और चूंकि उनसे रिलेटेड बहुत पहले अगर उनके स्कूल में बात करेंगे भाई फलाना कैसा था तो कोई पता नहीं है, चूँकि उस मास्टर तब तक रिटायर हो जाते हैं और कई चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो अपराध की घटनाएं प्राचीन होती है, और इसीलिए जो जानकारी प्राप्त होती है वह सही नहीं होती है, और उसी के आधार पर पुलिस वगैरह जो होते हैं ढूंढते रहते हैं, और जो वो होते हैं मतलब अपराधी वो फरार रहते हैं। तो ये बाल अपराधी और अपराध में अंतर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, छठा प्रश्न आपसे बन सकता है। देखिए, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। बाल अपराध के मुख्य कारण क्या है। पहला, चार्ल्स बर्ड्स महोदय ने बाल अपराध के कारणों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। पहला, बाल अपराध के कारण के रूप में सामाजिक कारक, मतलब सामाजिक कारक जो होते हैं वो बाल अपराध के बारे में, मतलब कि बाल अपराध मतलब सामाजिकता के कारण से लोग बच्चे बाल अपराध करते हैं। दूसरा, बाल अपराध के कारण के रूप में मानसिक दुर्बलता, बहुत सारे बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं और वो नहीं जान पाते हैं कि भाई सामाजिक नियम क्या है, रीति रिवाज क्या है, और उसका उल्लंघन कर देते हैं। छठा, बाल अपराध के कारण के रूप में व्यक्तित्व संरचना, उनका व्यक्तित्व ही एक प्रकार से अगर सही नहीं है तो वो भी एक प्रकार से अपराध करते हैं वो चीज़ें। गिलिन और गिलन की बात की है तो उन्होंने बाल अपराध के कारणों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है।
पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक लक्षण, तीसरा वंशानुगत विशेषताएं, चौथा आर्थिक कारण और पांचवा सामाजिक कारण। मतलब ये सब कारण जो होते हैं बच्चे को बाल अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जबकि माउरर महोदय ने बाल अपराध के कई कारण बताए, जैसे कि शारीरिक कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक और तीसरा सामाजिक कारक। ये 3 कारक होते हैं किसी व्यक्ति को अपराधी बनने के लिए, किसी बच्चे को। न्यूमियर महोदय ने बाल अपराध के कारणों को निम्नलिखित 7 भागों में विभाजित किया है। पहला है व्यक्तित्व संबंधी कारक के कारक, दूसरा प्राणशास्त्रीय, मानसिक और भावात्मक दशाओं के कारण से बच्चे जो होते हैं अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तीसरा चरित्र और व्यवहार संबंधी लक्षण के कारण से, और अगला है आपका पारिवारिक दशाएं। देखिए का में जो है पहला और दूसरा, ये समझ लीजिए का में है, और दूसरे में खा में पारिवारिक दशाएं। मतलब परिवार ही ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति हो जाते हैं। मान लेते परिवार का नियंत्रण नहीं बच्चे पर, या परिवार ही एक प्रकार से उनके पिताजी वैसे हैं, माताजी भी ध्यान नहीं दे पाती बच्चों को, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं अपराधी बन जाते हैं। या मान लेते शहर में बच्चा पल रहा है, माता भी ड्यूटी कर रही, पिता भी ड्यूटी कर रहा है, माता अलग है कहीं पर जा रही है किसी दूसरे के साथ, पिताजी अलग कहीं पर किसी दूसरे के साथ जा रहे हैं, किसी लड़की के साथ जो है डांस कर रहे हैं बार में। तो बच्चा जब ये सब देखेगा कि भाई माता ही पिता जब हमारे लिप्त हैं तो हम काहे ना लिप्त हों, तो वो भी बच्चा अपराध करना प्रारंभ कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सामुदायिक संस्थाओं का प्रभाव भी पड़ता है बच्चों पर, और कभी कभी उन संस्थाओं का प्रभाव जो होता है नकारात्मक वे में बच्चे ले लेते हैं और इस कारण से वो अपराधी हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं संगति भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों को लेकर के अपराध बनने के, मतलब अपराधी बनने में। जनसंख्या संबंधी कारण बहुत सारे हैं, सांस्कृतिक भिन्नता बहुत सारे बच्चों में होती है और इस कारण से लोग अपराधी प्रवृत्ति अपनाते हैं। और इसके अलावा अगला है आर्थिक और भौतिक पर्यावरण संबंधी कारण, और अगला है अपर्याप्त नियंत्रण। जब बच्चों पर नियंत्रण भी नहीं होता तो भी बच्चे अपराधी हो जाते हैं। ये सब कई कारण हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ब्रोस्टल स्कूल के विषय में संक्षेप में बताएं। ब्रोस्टल स्कूल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इस प्रणाली का जन्मदाता जो हैं वो एल्विन रोगिल्स ब्राइस महोदय हैं। सर्वप्रथम अमेरिका के केंटन प्रांत में ब्रोस्टल नामक स्थान पर इस प्रकार के स्कूल की स्थापना की गई। 1930 ईस्वी में बिना दीवार वाले ब्रोस्टल विकसित हुए। ब्रोस्टल एक स्थान है जहां किशोर अपराधियों को जिनकी आयु 15 से 21 साल की होती है उनको वहां पर रखा जाता है सुधार के लिए। उन्हें वहां प्रशिक्षण और निर्देशन दिए जाते हैं, अनुशासन में रख करके उनका सुधार किया जाता है। भिन्न भिन्न राज्यों में इन स्कूलों में अपराधियों को रखने का समय अलग अलग है, जो 2 से लेकर के 5 वर्ष तक का है। मद्रास में आप देखिएगा 23 वर्ष तक की आयु तक आप रख सकते हैं। मुंबई में 23 साल के बाद में अपराधियों को इस संस्था में रखा जाता है। इस संस्था में उन्हीं अपराधियों को प्रवेश दिया जाता है जिनकी सिफारिश अदालत या जेल महानिरीक्षक ने की होती है, उनको इस जो है ब्रोस्टल में भेज दिया जाता है। अवधि समाप्त होने और अच्छे आचरण का आश्वासन देने एवं भविष्य में अपराध न करने का वचन देने पर अपराधी को इस विद्यालय से मुक्त कर दिया जाता है और यहाँ अपराधी को मुक्त वातावरण में रखा जाता है। उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। उसमें खास करके उत्तरदायित्व एवं आत्मनियंत्रण की भावना विकसित की जाती है। इसके अलावा उसमें कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे होते हैं वहाँ पर समझाने के लिए, बताने के लिए। और उसके लिए जिम्नास्टिक भी वहाँ पर आपको जिम मिलेगा, उद्योग धंधे भी आपको मिलेंगे, प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलेगी, शिक्षा की व्यवस्था भी आपके लिए हो जाएगी। और यह स्कूल अपराधी को समाज से पुनः सामंजस्य करने में योगदान देते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैं अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से सबसे ज़बरदस्त काम ब्रोस्टल वाला होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मार्ग से भटक गया है तो उसके सुधरने का एक मौका अगर उसके पास है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अगर दोबारा नहीं सुधरता तो फिर उसके लिए कड़े से कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत वसन अपराध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। श्वेत वसन मतलब होता है सफ़ेद पोश। जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं वो अपराध करते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग, नेता मंत्री लोग हो गए, या बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सब ऐसे अपराध करते हैं, खुद नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। और चूंकि जो बड़े बड़े लोग ज़्यादा अमीर होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं, इसीलिए इसको सफ़ेद श्वेत वसन अपराध कहा गया। वसन माने होता है वस्त्र और श्वेत माने होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले लोग, अब ऐसा नहीं कि सफ़ेद वस्त्र कोई छोटे लोग पहनते हैं, बड़े लोगों की बात यहाँ पर हो रही है। मतलब कि ऐसे लोग जो बड़े बड़े उद्योग धंधे जिनके पास है, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ठीक है, नेता मंत्री हैं, और वो एक प्रकार से अपने हित साधने के लिए वो लोगों से एक प्रकार से काम करवाते हैं, जो कि अपराध होता है। तो श्वेत वसन या श्वेत वस्त्रधारी अपराध की अवधारणा 1939 ईस्वी में सदरलैंड महोदय द्वारा अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्षीय भाषण में प्रतिपादित की गई। सदरलैंड
ने यह अवधारणा उन व्यक्तियों और कानून के उल्लंघन के लिए प्रयोग की थी जो सम्माननीय और महत्वशील व्यक्ति होते हैं। समाज में उनका एक दूसरा रूप होता है और आपराधिक रूप उनका दूसरा होता है, जिनको समाज में उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है, जो अपनी व्यावसायिक क्रियाओं के मध्य आर्थिक उद्देश्य से कानूनों का उल्लंघन करते हैं, अपने हित साधने के लिए कानून का उल्लंघन करते हैं और खुद करवाते हैं। मतलब अपना बचे रहेंगे, दूसरों से करवाएंगे, अगर फंसेगा तो कोई चेला फंसेगा उनका। पहले विद्वान है ब्रांस और टोटर्स। ब्रांस और टोटर्स दौड़ करके तुरंत आते हैं, कहते हैं कि भैया हम परिभाषा देबे, और सदरलैंड से कहें कि तू बता दो, बता दो, अब ज़्यादा ना बोलो, बहुत होगा तार, परिभाषा हम बताइब श्वेत बसन अपराधी के। तो ब्रांस और टोटर्स कहे लगे कि इस अपराध को शंकास्पद आचार नीति वाले व्यापारिक सौदे कहे जा सकते हैं। मतलब इन दोनों ने मिलकर के उसको व्यापारिक सौदा बताया, आचार नीति वाले मतलब जो शंकास्पद हैं। दूसरे विद्वान आते हैं मार्शल किलनार्ड, कहें तू दूजे ने मिलकर बताया रहा मार्शल कहें हम अकेले बताई आओ हमसे मिल लियो। ये कहला कि कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है, जैसे समूहों में अपने व्यवसाय या उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है, उस प्रकार का व्यवहार श्वेत बसन अपराध कहलाता है। अगले विद्वान आते हैं फ्रैंक हार्टुंग एकदम से खुले शब्दों में फ्रैंक होकर के कहते हैं कि श्वेत वस्त्रधारी अपराध व्यापार से संबंधित वह कानून का उल्लंघन होता है जो एक कंपनी, एक कारखाना, एक फर्म और एक एजेंट द्वारा फर्म के लिए व्यापार चलाने के लिए या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि उनका व्यापार अच्छा तरीके से चलता रहे, उनका काम भी बन जाए और एक प्रकार से पैसे भी मिल जाएं और काम भी निकल जाए, मतलब सारी चीज़ें, मतलब अपने हित साधने के लिए कानून का उल्लंघन कर देते हैं। अगले विद्वान है टैफ्ट महोदय कहें कि तू सब बताए भी हो है, अब हमें बतावे दियो, बहुत हो गए एक प्रकार से जो तू सब बताओ, अब हमार समझो एक लाइन में बहुत सरल शब्द में कहीं हाँ बताओ सबे कहीं कि बतावा जाए गुरुदेव। तो टैफ्ट महोदय कहे लागे बड़े गदगद बाणी में कि श्वेत वस्त्र अपराध वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया था। मैंने शुरुआत में बताया जो जिनके पास मोटी रकम होती पैसा कि अपना ना ही कर तो सेरा अपराध, दूसरे चलवन से अपने करवा लिए थे, तो उस प्रकार का अपराध श्वेत बसन अपराध कहलाता है। ये समझिए श्वेत पोष या सफ़ेद पोष अपराध या श्वेत बसन अपराध या श्वेत वस्त्रधारी अपराध की विशेषताएं संक्षेप में बतलाइए। बढ़िया प्रश्न है। तो श्वेत बसन अपराध विभिन्न विद्वानों के वर्गीकरणों का एक प्रकार है। आपको बता दूं सफ़ेद पोष अपराध अवधारणा के प्रतिपादक सदरलैंड महोदय हैं और उन्होंने कई सारी विशेषताएं बताई हैं। आइए एक एक विशेषताओं को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली विशेषता सदरलैंड महोदय जो बताते हैं वो है श्वेत पोष अपराध अपने लक्षणों में अपराध के ही समान होता है, और सदरलैंड कहते हैं कि यह सामान्य लक्षणों में अपराध के समान ही है, अंतर सिर्फ इतना है कि अपराधों की तुलना में यह अप्रकट प्रकृति का होता है। मतलब जो अपराध करते हैं गरीब वगैरह लोग, वो तो लोग जान पाते हैं, बाल अपराधी वो जान पाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोष अपराधी होते हैं वो ऐसा अपराध करते हैं कि लोग जान नहीं पाते हैं, और लोग जानते हुए भी उस पर एक प्रकार से कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं होता कोई। ठीक है। दूसरी विशेषता श्वेत बसन अपराध की मौलिक विशेषता यह है कि इसकी प्रकृति गोपनीय होती है। इसी गोपनीयता के कारण से श्वेत बसन अपराधी या श्वेत पोष जो अपराधी होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। जिस क्षण श्वेत पोष अपराध की गोपनीयता समाप्त हो जाती है उससे श्वेत यानी सफ़ेदी समाप्त हो जाती है। जो लोग अपराध करते हैं वो समाप्त हो जाता है। सफ़ेदी कलंकित हो जाती है। सफ़ेद कपड़े में दाग बहुत जल्दी लगता है, सफ़ेदी कलंकित होकर के अपराध का रूप धारण कर लेती है। और इस प्रकार से आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में से अपराध आप देखे होंगे कई सारे, और आज आपके वर्तमान समय में आप देखते हैं बहुत सारे अपराध होते होंगे कि अगर आप कि कोई चीज़ कर दोगे तो पुलिस आपको दो चबरा मारेगी, गरियाएगी, थाने में बंद कर देगी। लेकिन वहीं कोनो विधायक अगर कोई काम कर दिया तो पुलिस उसके बोलेगी हाँ सर, जय राम, ऐसे बोलेगी। पुलिस एकदम से मुहारा बहारेगी। 14,000 रुपये पे पीछे घूमने लगते हैं। आप देखते होंगे। आपको बता दो जैसे नेता मंत्री आप बहुत बड़े रुतबे पर हो गए तो आप अगर कोई काम भी करते हैं गलत हो गया तो पुलिस वाले उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसमें। आप वास्तविकता की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो नियम है उनके खिलाफ, हर पुलिस के पास इतनी पावर है कि कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि वो अगर कानून का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है तो सबके लिए कानून बराबर है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। विधि के समक्ष सबता, कानून के हिसाब से सब व्यक्ति समान है, सब व्यक्ति बराबर, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। लेकिन होता क्या है, अगर आप देखते ही होंगे, मैं बताने की ज़रूरत नहीं खुले मंच पर ऐसे, हालांकि ये सब
तो यही सब अपराध होता है सफ़ेदपोश अपराध, जो बड़े लोग करते हैं। यह अपराध वह प्रकार है जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है, जो व्यक्ति अपनी ऊंची स्थिति और प्रतिष्ठा के कारण से कानून की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार श्वेतपोश अपराध का संपादन करते रहते हैं अपने स्थिति पर बैठे हुए। कानून का निर्माण, अगली विशेषता है श्वेतपोश अपराधी के, सफ़ेदपोश अपराधी की, कि कानून का निर्माण सभी देशवासियों के लिए किया जाता है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इन कानूनों को बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाएगा, किंतु व्यवहारिक धरातल पर ऐसा नहीं किया जाता है। यही कारण है कि सदरलैंड ने लिखा कि श्वेतपोश मतलब सफ़ेदपोश या श्वेतपोश अपराध कानून के पालन में भेद करने पर आधारित है, यानी कि एक प्रकार से इनके लिए अलग से कानून की व्यवस्था, मतलब जो सभी के लिए वैसा इन लोगों के पास नहीं होता और ये लोग एक प्रकार से अपराध भी करते हैं और बच्चे घूमते रहते भी हैं, पुलिस इनको जहरम्मी भी ठोंकती है। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, श्वेत व्यसन अपराध के कारण बताइए अथवा श्वेत व्यसन अपराध के कारणों की विवेचना कीजिए। समझते हैं कारण के बारे में। पहला कारण है पूंजीवादी चिंतन, यानी भारतीय संविधान में देश में प्रजातंत्र और समाजवादी व्यवस्था को मान्यता दी गई है, लेकिन व्यवहार रूप में भारत में धीरे धीरे पूंजीवादी चिंतन का विकास हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूंजी का संचयन करना चाहता है, पूंजी को इकट्ठा करना चाहता है और इसी प्रतिस्पर्धा में धनी एवं संपन्न व्यक्ति जो होते हैं वो अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं और आपस में भी एक प्रकार से होड़ लगी है कि भाई कितना पैसा कमा लें। आप देखिए टाटा, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार या अन्य जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, विराट कोहली से लेकर के दुनिया भर के जितने खिलाड़ी और सब हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये लोग और पैसा बनाते हैं उसी पैसे का। अरे पैसा क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, लेकिन अपनी पीढ़ी मजबूत करने में लगे हैं। मतलब इतना पैसा रख लेंगे तो पूंजी का संचयन करते हैं और इस प्रतिस्पर्धा में धनी एवं संपन्न अन्य लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले हथकंडों के बारे में सामान्य लोगों को जानकारी नहीं होती है, 2 नंबर जिसको कहते हैं। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिकतम श्वेत व्यसन अपराध जो होता है धन एवं संपत्ति में वृद्धि के लिए ही किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसी के लिए करते हैं ये लोग हैं, और किसके लिए करते हैं। तो अधिकतर अपराधी जो होता है, श्वेत व्यसन अपराध जो होता है धन की वृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा कारण है भौतिक दृष्टिकोण का विकास। चूँकि प्राचीन परंपराओं में त्यागमय भोग को विशेष महत्व प्राप्त था। आपको बता दूं, जैसे भारतीय जो दर्शन है वो कभी भी भोगवाद को सार्थक नहीं मानता है, वो अपने आप को तपाने पर फोकस करता है कि मनुष्य का शरीर मिला, इसमें संघर्ष करो, इसमें प्रार्थना करो, इसमें भगवान का भजन मनन कीर्तन करो, चिंतन करो, लोगों की रक्षा करो, ठीक है, ये सब करो, इंजॉय मत करो। इंग्लैंड की, अगर यूरोप की बात की जाए, यूरोप की कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर माता पिता जैसी कोई व्यवस्था नहीं, भाई बहन हो घूमा करो, आपके भाई कोई मार रहा तो वो पूछने नहीं है कि क्यों मार रहे हो, ऐसी कल्चर है वहाँ पर। और यही कल्चर आजकल जो है भारतीय जो नगर हैं वहाँ पर आ रहे हैं, ये इनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, आज इसके विपरीत जो है भोगमय लोग, मतलब कि भोग में ही एक प्रकार सब कुछ समझते हैं, मतलब जितना ज़्यादा एंजॉय कर ले उतना। अपनी भौतिक एवं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि अवश्य की जानी चाहिए, चाहे उसके लिए दूसरों को हानि क्यों ना पहुंचाना पड़े, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। मतलब किसी को दाब करके अपने आप को ऊंचा उठाना, ये आज का ट्रेंड बन चुका है। इस प्रकार के दृष्टिकोण ने भारतीय समाज व्यवस्था को बहुत हानि पहुँचाई है और सफ़ेदपोश अपराध को इससे बढ़ावा मिला है। तीसरा कारण है राजनीतिक अस्थिरता। क्योंकि संसार के प्रत्येक देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण से श्वेत व्यसन अपराधों में वृद्धि हुई है, चाहे कोई भी देश हो। भारत में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ कमाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आए दिन आप देखते हैं मंत्री पद के अलावा लाख 2 लाख रुपयों की लालच के में विरोधी पक्ष के विधायकों को सत्ता पक्ष के हाथों बिकते आप लोगों ने देखा भी होगा। इस समय तो आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मीडिया भी बिक गई है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, इससे राजनीतिक अस्थिरता आती है और देश का नैतिक स्तर गिर जाता है। आजकल यह साधारण घटना हो चुकी है, जो एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता है कि मतलब पैसे से खरीद लो, सारी चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं, हर एक चीज़ों में आप देखते होंगे, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आजकल नहीं, पहले भी होती थी। ऐसी बात नहीं कि जो है सरकार के बदलने से नहीं, पहले भी होता था, हर एक सरकार में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न, मतलब अगला जो एक प्रकार से आपका कारण है वो है कानूनों की अपर्याप्तता। क्योंकि श्वेत व्यसन अपराधों की अगर बात की जाए तो श्वेत व्यसन अपराधों में वृद्धि का एक मुख्य कारण है पर्याप्त कानूनों का अभाव। क्योंकि बहुत सारे लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं, अवेयरनेस नहीं है, वो लोग नहीं जान पाते कि किस काम को करने से क्या अपराध होता है, क्या दंड मिलता है।
जो कानून हैं वो भी अस्पष्ट हैं, भ्रामक हैं। भारतीय संविधान की अगर बात किया है, या भारतीय वकीलों को एक प्रकार मतलब भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि भारतीय संविधान आम जनता अगर पढ़े तो नहीं समझ पाएगी। अगर कोई पढ़ा लिखा, कोई एमए पढ़ा हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, तो वो शायद समझ पाए उसको। अगर वो उसको भी हिंदी में दे दो तो वो भी शायद न समझ पाए कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो कानून जो भी हैं अस्पष्ट हैं, भ्रामक हैं। आज देश की राजधानी में अनेक तांत्रिक और झूठी कंपनियां अपने विज्ञापनों द्वारा धोखाधड़ी कर रही हैं, लेकिन वर्तमान कानून व्यवस्था की कमियों का लाभ उठा करके लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कानून की अपर्याप्तता है। कानूनों के बारे में लोग नहीं जानते और इस कारण से ऐसा होता है, अपराध बढ़ते हैं। कानूनों की अनभिज्ञता, यानी समाज में अधिक जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो या तो अशिक्षित हैं या कानून विधान से अनभिज्ञ, मतलब कानून को नहीं जान पाते हैं। और इसका फल ये होता है कि स्वयं व्यसन अपराधी जो होते हैं वो एक प्रकार से अपना पेशा करने में उनको सरलता हो जाती है और वो आप लोगों से ही काम करवा लेते हैं जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा जो कि कानून से रिलेटेड थे, मतलब जो कि अपराध से रिलेटेड थे, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे। तो अपराध से बनने वाले समस्त प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।